गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मे नमः। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज 4 दिन के बाद आज की कक्षा है और इस कक्षा में आपका सभी का स्वागत है। कक्षा थोड़ा लेट हुआ, कल शरीर असुस्थ था 3 दिन से मेहनत के कारण, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो पिछले विषय छोड़े थे, जो विषय हम लोगों का छूटा था उसी विषय को आगे पढ़ रहे हैं। पिछले कक्षा में हम लोग चंद्र स्पष्ट समझ रहे थे और चंद्र स्पष्ट को समझने के लिए ग्रह गति को इष्टकाल में गुणा करके 60 में भाग देने के बाद जो चालन फल प्राप्त हुआ था, उसी चालन फल को पंक्तिस्थ ग्रह में हम लोग प्लस कर रहे थे, उससे हमको चंद्र का स्पष्ट ग्रह प्राप्त हुआ था। और उसी चंद्र स्पष्ट के आधार पे चंद्र स्पष्ट से शिशु का जन्म किस राशि में, कौन से नक्षत्र में, कौन से चरण में हुआ है, उसका ज्ञान हम लोग किए थे। पिछले कक्षा की विषय था। और उसी कक्षा में हम लोग कुछ भयात और भवोग के विषय को समझ रहे थे। और भयात भवोग विषय कुछ सामान्य छोटा था। आज जो इष्टकाल 26 घटी 5 पल बाद जन्म समय 4:20 14 तारीख का इष्टकाल तो हम लोग समझ लिए हैं। जन्म समय से सूर्योदय को घटा करके 2.5 गुणा करने के बाद हम लोगों को इष्टकाल प्राप्त हो जाता है। भयात भभूक साधन करना है पंचांग को देखते हुए, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में प्रत्येक स्थानीय पंचांग हम लोगों के पास उपलब्ध है और उसी स्थानीय पंचांग से ही हम लोगों को क्या करना है ना, भयात भी साधन करना है और भभूक भी साधन करना है। भयात भभूक की साधन की प्रक्रिया स्थानीय पंचांग के आधार पर कैसे करना है उसको समझना है। और अभी जो भयात हम लोग कहते हैं, भयात की परिभाषा क्या है? जन्म समय से, जब शिशु जिस समय में जन्म हुआ है उस समय तक जो घटी पल का मान है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीता हुआ घटी पल के मान को भयात कहते हैं। और जिस नक्षत्र में शिशु जन्म हुआ है उस नक्षत्र का संपूर्ण मान जो है वो भभूक है। भयात शिशु का जन्म 26 घटी 5 पल में हुआ है और शिशु का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है ना? अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। यदि अनुराधा नक्षत्र में शिशु का जन्म है, क्योंकि अंश कला विकला के अनुसार हम लोग देखें तो चंद्र स्पष्ट हम लोगों को 10 अंश 31 कला 27 विकला में प्राप्त हुआ था। इसीलिए अनुराधा नक्षत्र के तृतीय चरण में शिशु का जन्म हुआ था, यह हम लोगों को ज्ञान हुआ है। तृतीय चरण जो है वो 13 अंश 20 कला का है। और उसी अनुराधा नक्षत्र का भयात और भवोग हम लोगों को निकालना है। अनुराधा नक्षत्र के संपूर्ण मान को भवोग कहेंगे और जन्म समय तक जितना अनुराधा नक्षत्र बीत गया है उसको हम क्या कहेंगे? भवोग, भयात कहेंगे। वर्तमान हम लोग थोड़ा पंचांग देखते हैं। जगन्नाथ पंचांग ग्रुप में सभी के पास उपलब्ध है, ग्रुप में हम भेजे हैं उसका पीडीएफ। उस पीडीएफ खोल करके आप लोग ये देख लीजिए, आप लोगों के सामने पेज नंबर 55, उसी में यह कार्तिक शुक्ल पक्ष 14 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक ये 15-15 दिन का एक एक पेज का पूरा टोटल तिथि वार नक्षत्र योग करण 5 अंग का पंचांग का तिथि का घटीपल, यहाँ देखिए तिथि का घटीपल लिखा हुआ है। तिथि का घटीपल है और दिन में या रात्रि में भी लिखा हुआ है, उसके बाद घंटा मिनट भी लिखा हुआ है।
घंटा मिनट घटी पल ये सभी बिंदुओं को हम लोगों को देख करके समझना है। उसी प्रकार नक्षत्र भी लिखा हुआ है, 9 मतलब नक्षत्र होता है। 9 यहां लिखा है, 9 के नीचे अनुराधा मतलब अनुराधा नक्षत्र 14 तारीख को है। 14 तारीख को तिथि कौन सा था, एक लिखा है मतलब प्रतिपदा तिथि, क्योंकि ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के पक्ष है, मतलब शुक्ल पक्ष के पक्ष का यह टोटल 15 दिन का पंचांग है, 14 से लेके 27 तारीख तक। यहाँ शुरू में 14, शुरू में डेट लिखा है तो 27, एक क्रम से यहाँ डेट लिखा हुआ है। देखिए उसी 14 तारीख के सीधे एक लिखा है मतलब प्रतिपदा, प्रतिपदा की घटी पल जो है वो 20 घटी 58 पल, और घंटा मिनट जो है वो दिन का 2:21। अनुराधा नक्षत्र का घटी पल जो है 52 घटी 56 पल, रात्रि के 3:08 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगी। और हम जो दृक् पंचांग देख रहे थे, ये पूरी का पंचांग है। दृक् पंचांग में हम लोग जो 14 तारीख का दृक् पंचांग हम लोग देख रहे थे, उसमें भी अनुराधा नक्षत्र 3:24 तक था। यहाँ 3:08 तक अनुराधा नक्षत्र का मान लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह समझ में हम लोगों को आ रहा है, अनुराधा नक्षत्र का मान जो दृक् पंचांग में लिखा हुआ है उससे पंचांग में जो जगन्नाथ पंचांग है उसमें जो मान लिखा हुआ है उसमें लगभग 15-16 मिनट का फर्क भी है। इसलिए ये अंतर हमेशा हर पंचांग में आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि पंचांग कई सिद्धांतों से बनते हैं। जैसे दृक् पंचांग नासा के रिपोर्ट से बन रहा है, लेकिन यह जो जगन्नाथ पंचांग है ये सारणी के माध्यम से मकरंद सारणी के द्वारा बन रहा है। इसलिए ये सब अंतर आप लोगों को हर पंचांग में समय का अंतर आप लोगों को दिखेगा, उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। थोड़ा बहुत तो जन्म कुंडली में फर्क होगा, अंतर होगा, लेकिन इस विषय में क्या फर्क है, कौन सही है कौन गलत है, उसको दर्शाने के लिए आप लोगों को पूरा संपूर्ण शास्त्र समझना पड़ेगा। इसलिए इस विषय में हम लोग कभी समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। अभी उस संशय में नहीं रहना है, वो संदेह में नहीं रहना है। इसमें 3:08 में अनुराधा नक्षत्र समाप्त हो रही है। आप दृक् पंचांग में 3:24 में अनुराधा नक्षत्र समाप्त हो रही है। वो जो फर्क है उसको अभी डाउट नहीं रखना है। लेकिन अनुराधा नक्षत्र का जो घटी पल है वो यहाँ बना के लिख दिए हैं, 52 घटी 56 पल। इसको कैसे लिखे हैं ना, 3 घंटा 8 मिनट को सूर्योदय से घटा के रात के 3 बजे, मतलब इसमें 24 जोड़ देंगे, 24 जोड़ेंगे तो वो 24 दिन कितना हो जाएगा, 27 घंटे 8 मिनट। उसमें से सूर्योदय को घटा करके 2.5 गुना करेंगे तो वह नक्षत्र का घटीपल हो जाएगा। और इसमें भी सूर्योदय जो लिखा है वो 5:58, और हमारा जो दृक् पंचांग में हम लोग सूर्योदय देख रहे थे वो 5:54। ये भी 4 मिनट का वहां भी हम लोगों को गैप मिल रहा है, अंतर मिल रहा है। इसलिए ये सूर्योदय में और 4 मिनट का जो फर्क है, कोई कोई केंद्रोदय मानते हैं, कोई पृष्ठोदय मानते हैं, इसीलिए ये 4 मिनट का अंतर हम लोगों को दिखाई देता है। यहाँ पृष्ठोदय मान रहे हैं कहाँ, दृक् पंचांग में। इसमें शायद केंद्रोदय मानने के कारण ये 4 मिनट का अंतर भी यहाँ दिख रहा है पंचांग में। इसके लिए आप लोगों को केंद्रोदय क्या है, शीर्षोदय क्या है, पृष्ठोदय क्या है, वह सब विषय को, सूर्योदय को समझना चाहिए। आगे कभी समय मिलेगा उस विषय को भी चर्चा करेंगे। वर्तमान हम लोगों को भयात और भवोग समझना है। और भयात किसका होता है ना, अनुराधा नक्षत्र का भयात हम लोगों को निकालना है। और शिशु का जन्म 4:20 अपराह्न काल में हुआ है। अभी भयात के लिए जो सूत्र है वो क्या है, भयात के लिए सूत्र 60 में से याद रख लेना है, गत नक्षत्र मान को घटा लेना है।
60 में से गत नक्षत्र मान को घटा करके, यहां अभी समझना है गत नक्षत्र क्या है। यदि शिशु का जन्म नक्षत्र अनुराधा हो गया है, उसका गत नक्षत्र क्या है? अनुराधा का पिछला वाला नक्षत्र विशाखा। विशाखा के मान के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को पीछे जाना पड़ेगा, उसके पिछले पक्ष में जाना पड़ेगा। पिछले पक्ष में यहां देखिए, जो 13 तारीख है, उस 13 तारीख को विशाखा नक्षत्र का जो मान है वो 3:09 में और 52:59 यहां लिखा हुआ है। 52 गत नक्षत्र का मान 52:59, ये किसका मान है? ना विशाखा का मान है। इसको नोट कीजिए। हम लोगों को क्या करना है? घटाना है, क्योंकि सूत्र 60 में से गत नक्षत्र मान को घटा करके यदि उसमें हम लोग इष्टकाल जोड़ देते हैं तभी वो भयात हम लोगों को प्राप्त होता है, और यदि जन्म नक्षत्र का मान जोड़ते हैं वह हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? भभोग प्राप्त होता है। ये सूत्र पिछले कक्षा में भी हम लोग समझे थे। अभी यहाँ 60 हो गया, 60 में से 59 घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा? 1, यहाँ बचा 59। उधार पहले ले लिए, 60 में से 60 घटी से 1 घटी चला गया, मतलब 60 पल हो गया है। 60 पल में से 59 पल घटाए तो 1 पल बचा है। 59 में से 52 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 9 में से 2 घटेगी तो 7। और अनुराधा नक्षत्र का जो मान है वह कितना है? दूसरे दिन जाएंगे तो 14 तारीख को हम लोगों को अभी पता चल जाएगा अनुराधा नक्षत्र का मान कितना है। 52:56 पल। कितना है? 52:56 पल। यदि 52:56 पल अनुराधा नक्षत्र का मान है, तभी हम क्या करेंगे? ये अनुराधा नक्षत्र का मान को इसमें जोड़ देंगे, तभी हम लोगों को क्या मिलेगा? भवोग मिलेगा। अनुराधा नक्षत्र क्या है? जन्म नक्षत्र। एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप अपना अपना नोटबुक में आप लोग लिखते रहिए, उससे आप लोगों को पूरा बारीकी से समझ में आ जाएगा। अनुराधा नक्षत्र को हम क्या करेंगे? अनुराधा नक्षत्र के मान को जोड़ देंगे, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र मान क्या है? जन्म नक्षत्र का मान है। 56 में 1 जोड़ेंगे तो यह 57 हो गया, और 52 में 7 जोड़ेंगे तो यह भी 59। 59 घटी 57 पल, ये क्या हो गया है? ना भभूग। इसका अर्थ यह हुआ, जब विशाखा नक्षत्र समाप्त हुई तब से लेकर के 14 तारीख को 3:08 तक संपूर्ण जो अनुराधा नक्षत्र का संपूर्ण मान है उसको घटी पल में हम लोग निकाल लिए हैं। वह कितने घटी का है? ना 59:57 पल का हम लोगों को प्राप्त हुआ है। यह हम लोगों का क्या हो गया है? भभोग हो गया है। भयात कैसे निकालेंगे? ना जो हम लोगों को यहाँ मान प्राप्त हुआ है 7 घटी 1 पल, यह 7 घटी 1 पल क्या है? पिछले दिन का 13 तारीख का बचा हुआ मान है, अवशिष्ट मान है। किसका? अनुराधा नक्षत्र का। इसमें आपका इष्टकाल 26 घटी 5 पल होगा, शायद देख लेते हैं। 26 घटी 5 पल इष्टकाल क्या है? इसको इष्टकाल भी लिख लीजिए, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। क्या हुआ ना? 60 में से गत नक्षत्र मान को घटाए तो हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ? 7 घटी 1 पल प्राप्त हुआ। उसमें किसको हम जोड़ दिए? इष्टकाल को जोड़ दिए, तो यह क्या होगी? भयात हो जाएगी।
ये सीधा सीधा सूत्र है, फंडा है। 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, 33 हो जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ 33 घटी 6 पल हो गया है आप लोगों का भयात, और भवोग कितना हो गया है ना, 59 घटी 57 पल। सही है, जोड़ा गया है। इस भयात भवोग में यदि कोई किसी को संदेह हो वो प्रश्न पूछ सकते हैं व मैसेज भी कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा आगे चंद्र स्पष्ट समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैसेज बॉक्स खोल दूंगा, आप लोग अभी मैसेज कर लीजिए। मैं नेक्स्ट आप लोगों को संपूर्ण चंद्र स्पष्ट पहले समझा देता हूं, कैसे भयात और भवोग से चंद्र स्पष्ट किया जाता है। क्योंकि आज का जो विषय है हम लोगों को क्या समझना है ना, संपूर्ण चंद्र स्पष्ट साधन कैसे किया जाता है भयात भवोग के द्वारा। सूत्र आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 60 माइनस गत नक्षत्र मान प्लस इष्टकाल बराबर भयात, और 60 माइनस गत नक्षत्र मान प्लस जन्म नक्षत्र मान बराबर भवोग। ये दो सूत्र होता है। और एक भयात का विशेष सूत्र भी है, वो कहाँ कहाँ लागू होगा, जब तिथि यदि नक्षत्र क्षय हो और नक्षत्र वृद्धि हो, उस समय में कौन सा हम लोगों को सूत्र अप्लाई करना है उसको बाद में हम लोग समझेंगे। पहले पूरा सीधा सीधा जो फंडा है सूत्र है उससे हम लोगों को चंद्र स्पष्ट समझ लेना है। नेक्स्ट चंद्र स्पष्ट की सूत्र है। चंद्र स्पष्ट के सूत्र में खषडघ्नम भयातम भवोगत धृतम तत् खतर्कघ्नधिष्णेषु युक्तम द्विनिघ्नम नवाप्तम शशि भाग पूर्वस्तु भुक्ति खखाभ्रष्ट वेदा भवोगेन भक्ता। कई सारे सूत्र है, उसमें जो पहले स्टेप का सूत्र है उसी को समझ लेते हैं। भयात को किसमें भाग देना है, खषडघ्नम भयातम। खषडघ्नम, घ्रम मतलब गुणा करना है, भयात को 60 में, ख षड मतलब 60, ख मतलब 0, षड मतलब 6। खषडघ्नम भयातम, घ्र मतलब गुणा करना है, भयात को 60 में गुणा करना है, और किस में भाग देना है, भवोग में भाग देना है। खषडघ्नम भयातम भवोगत ध्रुतम तत्, जो लब्धि हम लोगों को प्राप्त होगा खतर्कघ्नधिष्णेषु युक्तम, उसके बाद गत नक्षत्र संख्या को गत नक्षत्र संख्या खतर्कघ्नधिष्णेषु, ख तर्क, ख मतलब 0, तर्क मतलब मध्य 6, खतर्कघ्नधिष्णेषु युक्तम, युक्तम मतलब घ्न मतलब गुणा करना है, युक्तम मतलब प्लस करना है। ये जो प्राप्त लब्धि, यहाँ जो लब्धि प्राप्त हुआ था उसको इसमें प्लस करना है। धिष्णेषु मतलब नक्षत्र होता है। खतर्कघ्नधिष्णेषु युक्तम द्विनिघ्नम, फिर से क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है, और नवाप्तम 9 से भाग देना है। ये क्यों हम लोग भाग देते हैं, क्यों इसमें गुणा करते हैं, उसका उपपत्ति भी है, बाद में हम लोग समझेंगे। और थोड़ा सा आप परिपक्व हो जाए, धीरे 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 उसके बाद हम समझा देंगे। गत नक्षत्र संख्या, यहाँ हम लोगों को गत नक्षत्र संख्या चाहिए, उसको 60 में गुणा करेंगे, लब्धि जोड़ेंगे, 2 से गुणा करके 9 से भाग देंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, अंशादि चंद्र स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। यह सूत्र है, इसको आप नोट कर लीजिए। वर्तमान भयात कितना हम लोगों को प्राप्त हुआ था,
कितना 33,6 और भवोग कितना हुआ था 59,57। इसको याद रख लीजिए, अभी नोट करवा देते हैं दोनों। भैया 33,6 और उसमें गुणा करना है 60 सूत्र के हिसाब से, भवक 59,57। अभी एक काम करना है, गुणा करने में थोड़ा सा समस्या आ सकती है, इसीलिए इसको, ये घटीपल में है, ये दोनों मान जो है भयात और भवोग, ये दोनों मान क्या है घटीपल में है। इसको पलात्मक बना देते हैं, जैसे हमको 60 में गुणा करके भाग देने में सुविधा हो जाए। नहीं तो कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो तुरंत हमारा काम हो जाएगा। एक बार कैलकुलेटर में भी अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद आप हाथ में भी गुणा करेंगे। यहाँ हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर सब लोग अपना अपना मोबाइल से निकाल लीजिए। उसमें 33, उसके बाद डीएमएस 6 और एक बार डीएमएस, मतलब 33 घटी 6 पल भयात का मान है, उसको गुणा किस में कर रहे हैं 60 में, और भाग किस में दे रहे हैं ना 59 घटी 57 पल। ये हमारा भवोग है, उसमें डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। यहाँ पलात्मक करने की जरूरत नहीं है हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर में, डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही कर लेंगे तो हमारा मान हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। बराबर का चिन्ह देके डीएमएस को चिन्ह दे देंगे तो 33, 7, 39 यह मान प्राप्त हो गया है हमको। ये मान जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है ये घटीपल में हम लोगों को प्राप्त होगा 33, 7, 39। इसको नोट कर लेते हैं। यहां 33, 7, 39 ये क्या हो गया है लब्धि हो गया है। उसके बाद इस लब्धि को गत नक्षत्र संख्या को 60 में गुणा करेंगे। पहले हम लोगों को गत नक्षत्र संख्या क्या है उसको समझना चाहिए। गत नक्षत्र संख्या क्या है, गत नक्षत्र विशाखा था, तो विशाखा नक्षत्र का संख्या हम लोग कैसे ज्ञान करेंगे, कौन कितना संख्या है, अश्विनी से गिनती करेंगे विशाखा तक। विशाखा तक अश्विनी से गिनती करने के लिए अश्विनी, भरणी, कृतिका ऐसे एक एक करके गिनती करेंगे तो बड़ा समस्या है। हम लोग याद करेंगे नक्षत्रों की संख्या कैसे, जैसे आश्लेषा नक्षत्र 9, 9, 9, 9 तिया 27 होता है। आश्लेषा नक्षत्र की संख्या 9 और ज्येष्ठा नक्षत्र की संख्या 9, 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 और रेवती नक्षत्र का संख्या 27 होता है। 9 तिया 27, 9 9 बांट दिए। और हम लोग देख रहे हैं जो 18वां नक्षत्र होता है वो ज्येष्ठा है। 18 का पिछला नक्षत्र जो है वो अनुराधा है, माने ज्येष्ठा नक्षत्र का पिछला नक्षत्र क्या है अनुराधा, तो उसका संख्या कितना हो जाएगा 17। 17 अनुराधा नक्षत्र का पीछे वाला नक्षत्र जो है वह क्या है विशाखा है। उस तरह याद रखेंगे तो हम लोगों को याद करने की ज्यादा परेशानी नहीं होगा संख्या याद करने की। विशाखा नक्षत्र का संख्या तो भी कितना हो गया है 16, तो गत नक्षत्र संख्या हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ 16 प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या करना है, किसमें गुणा करना है 60 में, 16 गुणे 60, फिर से किसमें गुणा करना है लब्धि में, उसको जोड़ना है, सॉरी लब्धि में जोड़ना है। लब्धि कितना है ना 33, 7, 39। नोट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। गत नक्षत्र संख्या को 60 में गुणा किए, लब्धि जोड़ दिए, जोड़ने के बाद उसको किसमें गुणा किए 9 में, सॉरी 2 में, 2 में गुणा करने के बाद भाग किसमें दे रहे हैं हम लोग 9 में भाग दे रहे हैं। 9 में भाग देने के बाद हम लोगों को अंशादि चंद्र स्पष्ट प्राप्त हो जाता है। अभी वही साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके थोड़ा सा कर लेते हैं अभ्यास, उसके बाद आप लोग
हाथ में भी गणित कर लेंगे, कई सारे अभ्यास हो गया है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले 16 क्या हो गया, गत नक्षत्र संख्या हो गया। 16 को किस में गुणा किए हैं, 60 में गुणा किए हैं। 16 गुणे 60, गत नक्षत्र संख्या को 60 में गुणा करने के बाद यो प्राप्त हुआ, उसमें कितना प्लस किए, बराबर चिन्ह देने के बाद 33, 7 जो लब्धि हम लोगों को प्राप्त हुआ था 39, वही डीएमएस चिन्ह बार बार मैं लगा रहा हूं और राइट जो चिन्ह लगा हुआ है यहां उसी को क्लिक कर रहा हूं। उसके बाद जोड़ दिए, जोड़ने के बाद वही डीएमएस को लगा के यहाँ आप लोगों के सामने मान आ गया है 993739। इसको फिर से क्या करना है, गुणे 2, गुणे 2 के बाद बटे 9 भागे 9, भागे 9 तो हमारी अंशादि चंद्र स्पष्ट हम लोगों को प्राप्त हो गया है। कितना, 220 अंश 41 कला 42 विकला। इसको नोट कर लेते हैं। 220 अंश 41 कला 42 विकला चंद्र स्पष्ट प्राप्त हुआ है। 220 अंश 41 कला 42 विकला जो है यह क्या है, चंद्र स्पष्ट है। ठीक है, लेकिन 220 अंश मतलब कितना राशि है, इस राशि का ज्ञान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 220 अंश है, एक राशि में 30 अंश होते हैं, इसलिए इसको 30 में भाग दे देंगे। 30 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, हाँ, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21। तो राशि कितना आ गया है, 7 राशि आ गया है। 7 चंद्र स्पष्ट में राशि हम लोगों को प्राप्त हो गया है 7, क्योंकि हम लोग 30 में भाग दे रहे हैं। भागफल क्या हो जाएगा, राशि हो जाएगा। बचेगा जो क्या बचेगा, वो अंश बचेगा। तभी 7 राशि के बाद 10 अंश 41 कला 42 विकला, यह हमारी चंद्र स्पष्ट हो गया है। राशि अंश कला विकला में प्राप्त हुआ। पिछले कक्षाओं में हम लोग जो चंद्र स्पष्ट बनाए थे, ग्रह गति को इष्टकाल में गुणा करके 60 में भाग दे करके जो चंद्र स्पष्ट हम लोग बनाए थे, उसमें 7 राशि 10 अंश 31 कला 27 विकला का है, वहां 41 कला 42 विकला का मान प्राप्त हुआ है। मतलब मात्र 10 कला का अंतर यहां हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। 10 कला कुछ विकलाओं में जो मान है, भयात भवोग के द्वारा हम लोग यदि चंद्र स्पष्ट बना रहे हैं और पंचांग से बना रहे हैं, कौन सा पंचांग, जगन्नाथ पंचांग से हम लोग चंद्र स्पष्ट बना रहे हैं, उसमें और दृक पंचांग की गणित में मात्र 10 कला की अंतर है। इससे बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है। चरण वही का वही रहा, वही 13 अंश 20 कला, मतलब तृतीय चरण में शिशु का वही जन्म हुआ, क्योंकि 10 अंश 31 कला और 10 अंश 41 कला, मात्र 10 कला का अंतर होने के कारण चरण वही का वही रहा। यदि कुछ कभी कभार संधि काल में होता है, थोड़ा आगे पीछे चरण विभाजन में समस्या होती है, नहीं तो कभी नहीं होता है। यह चंद्र स्पष्ट भयात भवोग के द्वारा आप लोगों को ज्ञान हो गया है। भयात भवोग जो है वो विशेष है। और आगे हम लोग थोड़ा सा भयात का कभी आगे भी हम लोगों को, जब नक्षत्र क्या होता है, क्षय होता है, पंचांग थोड़ा देख लीजिए, उसमें आप लोगों को क्षय नक्षत्र के बारे में पता चल जाएगा। यहां देखिए कौन सा नक्षत्र क्षय है, कोई तिथि क्षय है क्या, कैसे हम लोगों को पता चलेगा। यदि एक दिन में 2 तिथि का मान लिखा हो तभी उसको आप क्षय मानेंगे। वृद्धि कब होता है, यदि 2 दिन तक एक नक्षत्र व एक तिथि रहता है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, वृद्धि मानते हैं। जैसे आप देखिए
यहाँ तिथि हो, नक्षत्र हो, योग हो, उसी से आप लोगों को पता चल जाएगा वृद्धि और क्षय के बारे में। यहाँ देखिए षष्ठी तिथि का मान जो है, षष्ठी और सप्तमी यहाँ दो एक दिन में लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए 6 के बाद दूसरे 19 तारीख को 6 तिथि लिखा है, मतलब षष्ठी है। 20 तारीख को कौन सा तिथि लिखा है, 8 लिखा है, मतलब अष्टमी हो गया है। और 6-8 में बीच में एक सप्तमी गायब हो गया है। इसका अर्थ सप्तमी कहाँ चला गया है ना, 19 तारीख को चला गया है। सप्तमी का घटीपल का मान कितना है ना, 57 घटी 54 पल का है। षष्ठी का घटीपल का मान कितना है ना, 2 घटी 38 पल है। इसका अर्थ यह हुआ सुबह सुबह प्रातः, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, प्रातः 8:04 तक षष्ठी तिथि रहा। जब षष्ठी तिथि 8:04 में समाप्त हो गया, उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हुआ। वह सप्तमी तिथि इसी 19 तारीख के रात के मध्यरात्रि के बाद, मतलब पूरा प्रातः सूर्योदय के कुछ समय के पहले 5:11 में सप्तमी तिथि भी समाप्त होगी। उसी दिन षष्ठी भी रहा, उसी दिन सप्तमी रहा, और सप्तमी तिथि में कोई भी सूर्योदय नहीं हुआ। षष्ठी तिथि में सूर्योदय हुआ था, लेकिन सप्तमी तिथि में कोई सूर्योदय नहीं हुआ। जिस तिथि में कभी सूर्योदय नहीं होता है उस तिथि को हम क्षय तिथि कहते हैं। उसी तरह नक्षत्र भी है, जिस नक्षत्र में सूर्योदय नहीं होता है उसको क्षय नक्षत्र कहा जाता है। और वृद्धि क्या है, यदि 2 दिन तक एक नक्षत्र व एक तिथि रहता है व एक योग रहता है, उसको वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि का भी आप लोगों को यहीं पे मिल सकता है। थोड़ा देखिए, उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा नहीं है, इस पक्ष में क्षय है, लेकिन वृद्धि नहीं है। ना योगों का, ना नक्षत्रों का, ना तिथि का, किसी का वृद्धि नहीं है। वृद्धि क्या होगा समझा देता हूं। वृद्धि यदि 2 दिन तक एक ही नक्षत्र रहे, आज भी सूर्योदय हुआ उस नक्षत्र में और दूसरे दिन भी उसी नक्षत्र में सूर्योदय हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। पिछले पक्ष में चलते हैं, उसमें हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं पिछले पक्ष में, यहाँ वृद्धि हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। तिथि व नक्षत्र में देखिए कोई डबल लिखा हो, पुनर्वसु नक्षत्र, यहाँ देख लीजिए पुनर्वसु में देखिए, पुनर्वसु, इसको मिटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो 3 तारीख को यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र था। 60 लिखा है, मतलब अहोरात्र तक, सूर्योदय के पिछले दिन शुरू हो गया था और अहोरात्र तक पुनर्वसु नक्षत्र रहा। दूसरे दिन भी 4 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ। यह क्या हो गया है, नक्षत्र का संपूर्ण वृद्धि हो गया है। 2 दिन तक पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्योदय हुआ। जब एक नक्षत्र में 2 सूर्योदय होता है उसको वृद्धि कहा जाता है। तिथि का भी वही परिभाषा, जिस तिथि में 2 सूर्योदय हो उसको वृद्धि कहा जाएगा। जिस तिथि में बिल्कुल सूर्योदय नहीं हो उसको क्षय कहा जाएगा। उसी प्रकार नक्षत्र का भी है, जिस तिथि में सूर्योदय नहीं हो वह क्षय है, जिस तिथि में 2 सूर्योदय हो उसको वृद्धि। इसी प्रकार योगो, नक्षत्र और तिथि का आप लोगों को समझ लेना है। धन्यवाद। और जिसका कोई प्रश्न हो भयात भवोग के बारे में व क्षय तिथि के बारे में व कोई भी योगों के बारे में, यदि कोई प्रश्न हो आप अपना प्रश्न कीजिए।